हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट में हमारा आज का टॉपिक है जल प्रदूषण। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है जितना पॉल्यूशन होता जा रहा है, और इन्वायरमेंट टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब इससे पहले देखेंगे अपना फैक्चुअल क्वेश्चन। तो देखिए, 3 मई को होता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 25 मई को होता है विश्व थायराइड दिवस। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। अब हम अपना टॉपिक देखते हैं, जल प्रदूषण। देखिए फ्रेंड्स, प्रदूषण का मतलब ही ये होता है कि हमारे वातावरण में कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, तो जल में ऐसे अवांछित पदार्थों का मिल जाना जो उसे उपयोग लायक नहीं रहने देते, जल प्रदूषण कहलाता है। अब मान लीजिए जल है, अगर कहीं पे पानी बहुत गंदा है, ठीक है, तो क्या आप उसे पी सकेंगे? नहीं पी सकेंगे। तो अगर ऐसे ही जल में ऐसे पदार्थ मिल जाएं जो कि वो उपयोग के लायक ना रहे, ना उसे पी सके, ना उसे किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सके, तो उसे कहेंगे जल प्रदूषित है। ठीक है, जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण औद्योगिक, कृषि व घरेलू कारणों से होता है। अब जल जो है वो इतना प्रदूषित क्यों होने लगा है? आप देखेंगे हमारे पास पीने के लिए फ्रेश वाटर बहुत ही कम होता है, रिवर्स में होता है, लेकिन आप देखेंगे कि नदियाँ इतनी गंदी होने लगी हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए उसमें जो हमारी इंडस्ट्री है उसका कचरा आके मिलता है, एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है वो आके मिलता है। उसके बाद घर से भी जितना कचरा निकलता है, घरेलू कारण, वो भी लास्ट में जाके नाली से फिर फाइनली उसी में ही जाता है, नदी में। साथ ही जल प्रदूषण प्राकृतिक कारणों जैसे मृदा अपरदन, चट्टानों से खनिजों का रिसाव और जैव पदार्थों के सड़ने इत्यादि से भी होता है। कुछ प्राकृतिक कारणों से भी जल प्रदूषित होता है, जैसे मान लीजिए मिट्टी, उसमें मृदा अपरदन के साथ मिट्टी उसमें मिल जाए काफ़ी ज़्यादा, चट्टानों से खनिज का रिसाव हो जाए, या जैव पदार्थों के सड़ने से। ठीक है, इन सब कारणों से भी जो है जल प्रदूषित होता है। अगर जल प्रदूषकों को स्रोत के आधार पर विभाजित किया जाए तो इसे बिंदु स्रोत प्रदूषण, पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, तथा गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन के रूप में निरूपित किया जा सकता है। ऐसे एक बार क्वेश्चन शायद किसी पेपर में आ चुका है कि बताना था कि बिंदु स्रोत क्या है। देखिए क्या होता है बिंदु स्रोत प्रदूषण। मान लीजिए एक ही जगह से नदी जा रही है, उसमें एक सिंगल जगह से प्रदूषण आकर मिल रहा है। ठीक है, मान लीजिए किसी इंडस्ट्री लगी हुई है, उससे आके उसमें रसायन मिल रहे हैं, तो एक ही जगह से अगर उसमें प्रदूषण मिल रहा है तो उसे कहेंगे बिंदु स्रोत प्रदूषण। ठीक है, अब मान लीजिए कि घरों से कचरा जाके पानी में मिल रहा है, तो एक बिंदु से तो नहीं मिल रहा, कई सारे घरों पे, जाने कहाँ कहाँ घर है, सब घरों से जाके मिल रहा है, मतलब आप बता नहीं सकते कि वो वेस्ट कहाँ से आया है, तो उसे गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण कहेंगे। मतलब वो किसी पॉइंट से नहीं आ रहा है ना। नाम में सब होता है, मैं आपसे बोलती हूँ, एक बार आप अच्छे से नाम उसको समझ लेंगे तो आप टॉपिक भी काफ़ी कुछ समझ जाएंगे कि इसमें क्या है। तो देखिए, बिंदु यानी पॉइंट से है, गैर बिंदु यानी पॉइंट से नहीं है, कई जगह से आके पॉल्यूशन मिल रहा है। जब प्रदूषण किसी निश्चित स्थान से जल में मिलते हैं तो उसे बिंदु स्रोत प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब किसी एक ही स्थान से आके उसमें प्रदूषण मिलेगा तो उसे बिंदु स्रोत प्रदूषण कहते हैं। इसमें नालियों और पाइपों द्वारा प्रदूषक जल में मिलते हैं। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, उसमें कोई पाइप है, पाइप से डायरेक्ट जो है उसमें जो कचरा है वो पानी में मिल रहा है, तो ठीक है, वो बिंदु स्रोत कहलाएंगे। उदाहरण के लिए ताप विद्युत संयंत्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, फैक्ट्री का जल। अगर फैक्ट्री का जल है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इनमें क्या है, डायरेक्ट मिलता है प्रदूषण। देखिए, जब प्रदूषण खेतों, चारागाहों, निर्माण स्थानों इत्यादि जैसे विस्तृत क्षेत्र से बहकर जल में मिल जाती है तो इसे गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण कहते हैं। अब मान लीजिए कोई खेत है, खेत में भी क्या होता है, उर्वरक डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, तो वो जब जल जो सिंचाई का होता है, जब वो फाइनली नदी में मिलता है तो वो बहुत प्रदूषित हो जाता है। तो क्या होता है कि अब पता कितनी सारी खेत होंगे, कितनी सारी है ना, तो ऐसे पता तो चलता नहीं है, निर्माण स्थल कितने सारे होंगे, तो क्या है, कई जगह से कूड़ा आ रहा है उसमें, तो जैसे विस्तृत क्षेत्र से बहकर अगर जल में मिलते हैं तो इन्हें गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण कहते हैं। गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण स्थानीय प्रकृति के होते हैं तथा समय के साथ इनका स्वरूप भी बदल जाता है। ये स्थानीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है, इनका समय के साथ इनका स्वरूप बदल जाता है। जैसे कि कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि पहले कोई उर्वरक डाल रहे थे, कीटनाशक, तो उसके बाद कोई दूसरे डालने लगे, तो उनका स्वरूप बदलता जाएगा, इसलिए इन पर नियंत्रण करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। अब आप जो अलग अलग जगह से प्रदूषण उसमें आके मिल रहा है, तो आप कहाँ कितना नियंत्रण कर लेंगे, तो ये कठिन होता है इस पर नियंत्रण करना। आप देखेंगे जल प्रदूषण के स्रोत कीटनाशकों और अकार्बनिक रसायनों के कारण प्रदूषण।
अब देखिए सबसे बड़ा जल, अब हम ये देखेंगे जल प्रदूषित होता किन किन कारण से है। तो देखिए बहुत सारे कीटनाशकों के कारण, अकार्बनिक रसायनों के कारण प्रदूषित होता है। कल खार कल कारखानों से निकलने वाले जल में सीसा, जिंक, तांबा, पारा, आर्सेनिक इत्यादि मिले होते हैं जो जीव समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो देखिए कारखानों से जो पानी आता है उसमें क्या है, काफ़ी हैवी मेटल्स हो सकते हैं। सीसा, जिंक, तांबा, पारा, आर्सेनिक मिल सकते हैं जो क्या है जीवी समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जो हमें बहुत बीमार बनाते हैं। कृषि कार्य में उपयोग होने वाले उर्वरक और कीटनाशक भूमिगत जल को तो प्रदूषित करते हैं, साथ ही नदी, तालाब इत्यादि मिलकर उसके जल को भी जहरीला बना देते हैं। देखिए जो कृषि होती है उसमें भी अब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र है, ये कीटनाशक है, इनका यूज़ करने से क्या है जल के साथ साथ भूमिगत जल तो प्रदूषित होता है, उसके बाद नदी तालाब भी प्रदूषित होने लगे हैं और जल को एकदम जहरीला बना देते हैं। वस्तुतः इस प्रकार का कीटनाशक जलीय जीव के माध्यम से संपूर्ण खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकता है। जिससे क्या होता है ना, अ, एक फूड चेन मैंने आपको पता नहीं पढ़ाऊंगी या फिर शायद पिछले टॉपिक में पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है कि एक जीव को दूसरा जीव खाता है, तो इस तरीके से क्या होता है वो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं ये जो कीटनाशक होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, जिससे उच्च पोषण स्तर पर स्थित जीवधारी सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अब देखिए जैसे क्या होता है ना कि मेढक है, मेढक को सांप ने खाया, सांप को चील ने खाया, तो सबसे लास्ट में जैसे मान लीजिए गिद्ध है, तो वो सबसे एंड में है, ठीक है, फूड चेन में अगर मान लीजिए, तो उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इंसान क्या होता है, दोनों चीज़ें खाता है, वेजिटेबल्स भी और जो है मछली वगैरह भी। तो एंड में जाके वो भी क्या है सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। उच्च पोषण स्तर पर जो जीवधारी होते हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं ना पोषण स्तर पर, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है ये सब आके संचित हो जाएगा। जितना भी ये हैवी मेटल्स हैं, ये सारी चीज़ें उसमें संचित होगी, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले अनेक कीटनाशकों का अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं हो पाता। देखिए क्या होता है ना, अगर हमारी प्रकृति है उसमें क्या है बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या करते हैं डिकम्पोज कर देते हैं जो भी कचरा होता है। तो अगर प्राकृतिक कचरा है तो वो तो निपट जाता है, लेकिन अब हम जो बना रहे हैं वो चीज़ें ऐसी हैं कि उन्हें ये नष्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कीटनाशकों के द्वारा इनका अपघटन, मतलब सूक्ष्म जीव उसका अपघटन नहीं कर पाते, फलतः ये लंबे समय तक वातावरण में बने रहते हैं। देखिए समुद्र में तेल रिसाव जल प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण है। क्या होता है ना, समुद्र होता है उसमें कई सारे जहाज चलते हैं, तो क्या होता है जब वो तेल लेकर जाते हैं तो कई बार उनसे तेल बह जाता है। तो क्या होता है तेल रिसाव जो है वो एक जल प्रदूषण का एक कारण है। इसकी वजह से समुद्र में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। तो क्या होता है इससे जो ऑक्सीजन लेवल होता है पानी में वो कम हो जाता है, जिससे जलीय जीव प्रभावित होते हैं। तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, उनको नहीं मिलेगी तो प्रभावित होंगे। चूंकि तेल पानी से हल्का होता है इसलिए वह समुद्री सतह पर फैल जाता है, जिसमें आग लगने की संभावना बनी रहती है। क्या होता है ना, जो तेल होता है वो समुद्री सतह के ऊपर ऊपर तैरता रहता है, जिससे क्या है उसमें आग भी लग सकती है। अभी एक जगह लगी भी थी नॉर्थ ईस्ट में, तो जिससे क्या है आग लग सकती है, काफ़ी दिनों तक लग सकती है। उससे हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा रहता है। तेल रिसाव भूमिगत जल को भी प्रदूषित करता है तथा वायु प्रदूषण का भी कारण बनता है। जो हमारा तेल रिसाव है अगर वो देखिए जमीन के नीचे के पानी में पहुंच जाए तो उसको भी प्रदूषित करेगा और वायु प्रदूषण का भी कारण बनेगा। अब ये वाला टॉपिक आज का थोड़ा सा लंबा है। देखिए तापीय प्रदूषण, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और सब चीज़ें हमें पता भी होनी चाहिए। तो देखिए तापीय प्रदूषण, तापीय संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र समेत अनेक अन्य औद्योगिक इकाइयाँ पानी का उपयोग शीतलक कूलेंट के रूप में करती हैं। जैसे हमारे नाभिकीय संयंत्र है ना, उसमें क्या है पानी को कूलेंट के रूप में यूज़ करते हैं, शीतलक के रूप में। तो क्या होता है जब पानी पानी लेते हैं उसको यूज़ करते हैं कूलेंट की तरह, और जब क्या होता है वो गर्म हो जाता है उसे समुद्र में वापस छोड़ देते हैं। लेकिन क्या होता है ना, गर्म पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो वो जलीय जीवों के लिए अच्छी नहीं होती, तथा उपयोग के बाद गर्म जल नदियों, समुद्र और अन्य किसी जल स्रोतों में छोड़ देते हैं। इस प्रकार जल स्रोत का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। जल का तापमान बढ़ने से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही मैंने अभी आपको बताया। देखिए जल का तापमान बढ़ने से मछलियों की उपापचय क्रिया मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है, जो उनकी वृद्धि को प्रभावित करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मछलियों का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाएगा, जिससे उनकी वृद्धि प्रभावित होगी। अब देखेंगे भूमिगत जल प्रदूषण। देखिए जमीन के नीचे जो पानी रहता है उस वो तक प्रदूषित हो गया है। सीवेज के अनुचित निपटारे, खेत के कृषि उर्वरक व रसायनों, औद्योगिक कचरों के रिसाव के कारण भूमिगत जल प्रदूषित होता है। तो भूमिगत जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है?
कृषि में जो हम फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं, रसायन, औद्योगिक कचरा है, और सीवेज अगर उसका सही निपटारा ना करें तो उससे भी प्रदूषित होता है। आर्सेनिक का रिसाव भूमिगत जल को सर्वाधिक दूषित करता है। अब देखिए आर्सेनिक बहुत ज़्यादा इसमें मिलने लगा है। आर्सेनिक युक्त जल के उपयोग से चर्म रोग होता है। इससे हम पानी से अगर आप साफ नहीं पीते हैं तो बहुत ज़्यादा बीमारियां होती है। आर्सेनिक युक्त जल से क्या होता है, चर्म रोग होता है आपको। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक प्रभावित है। जैसे कि कभी ये पूछ लिया जाए कि कौन सी स्टेट आर्सेनिक युक्त जल से प्रभावित है, तो पश्चिम बंगाल है, ओडिशा है, बिहार और उत्तरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये वाला क्षेत्र। अब देखिए डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है, डीओ। देखिए जब जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। देखिए जो जल होता है उसमें कुछ जीव होते हैं, वो सांस लेते हैं, तो उन्हें क्या होता है, उसके लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की जरूरत होती है उसे कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। जब जल में डीओ की मात्रा 8 मिलीलीटर से कम हो जाती है तो ऐसे जल को संदूषित जल कहते हैं। तो ऐसे जल को क्या कहेंगे कि ये जल दूषित है। जब ये मात्रा 4 मिलीलीटर से कम हो जाती है तो इसे अत्यधिक प्रदूषित, हाईली पॉल्यूटेड कहेंगे। तो क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन यही होता है कि जलीय जीवों को सांस लेने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसे डिजॉल्व ऑक्सीजन कहेंगे। और इससे पता लगाते हैं कि जल कितना प्रदूषित है। अब एक होता है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन गलत लिखा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, जैविक ऑक्सीजन मांग, ऑक्सीजन की वह मात्रा उस जल में कार्बनिक पदार्थों की जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक है। देखिए क्या होता है ना, जल में कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनका जब उनका जैव रासायनिक अपघटन करने के लिए जितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी उसे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड करेंगे। अब देखिए इसमें बायोलॉजिकल वर्ड है ना, उसी से देखिए क्या है, कार्बनिक पदार्थों की जैव रसायन अपघटन के लिए जिस ऑक्सीजन की जरूरत है। यह जहाँ उच्च बीओडी होता है वह डीओ निम्न होता है। देखिए जहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी। क्यों? क्योंकि देखिए सारी तो यूज़ हो गई, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी। जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है। अब हमें देखना है जल कितना प्रदूषित है तो उसके लिए मापा जाएगा बीओडी, परंतु बीओडी के माध्यम से केवल जैव अपघटक का पता चलता है, साथ ही यह बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसलिए बीओडी को प्रदूषण मापन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसको ज़्यादातर नहीं यूज़ करते हैं मापने के लिए। अब एक होता है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है, देखिए रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों की घुलनशील और अथवा अघुलनशील के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। तो देखिए जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है, इसमें देखिए ऑक्सीकरण वर्ड है ना, उसमें अपघटन था, ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है, यह जल प्रदूषण के मापन के लिए एक बेहतर विकल्प है। तो सीओडी सबसे सही विकल्प है, अगर पूछा जाए ऑप्शन में तो सीओडी जल प्रदूषण मापने का सबसे बेहतर विकल्प है। और ये कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक मात्रा है। अब देखेंगे एमएनपी, मोस्ट प्रोबेबल नंबर क्या होता है, सर्वाधिक संभाव संख्या। जिस जल में जलमल जैसे जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है उसमें ई कोलाई जैसे जीवाणुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। देखिए अब जिस जल में क्या है, बहुत सारा जानवरों ने पॉटी वॉटी की होगी, तो ये सब मिला होगा, जैविक अपशिष्ट मिले होंगे, तो उन सब का प्रदूषण होगा, तो उसमें ई कोलाई जो होता है, जीवाणु बैक्टीरिया, वो ज़्यादा पाया जाता है। एमपीएन परीक्षण की सहायता से ई कोलाई आदि जीवों को पहचाना और मापा जाता है। मोस्ट प्रोबेबल नंबर से क्या नापते हैं कि ई कोलाई कितने हैं, ई कोलाई मतलब है ज़्यादा है कम है, ये सब नापते हैं, तो ये याद रखिएगा। जीवों को पहचाना और मापा जा सकता है। प्रदूषित जल में उच्च एमपीएन पाया जाता है, जो जल प्रदूषित होगा उसमें एमपीएन मोस्ट प्रोबेबल नंबर ज़्यादा होगा। जल प्रदूषण के कारण जलीय परितंत्र तो दूषित होता ही है, साथ ही प्रत्यक्ष तौर पर कई बीमारियों का कारण बनता है। अब देखिए जितना जल गंदा होगा उतनी ज़्यादा बीमारियां होंगी। प्रदूषण के कारण पानी में घुली ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जलीय जीवों का अस्तित्व खतरे पड़ जाता है। किंतु कुछ प्रजातियां ट्यूबीफैक्स अत्यधिक प्रदूषित जल में भी जीवित रहती हैं। क्या होता है ना कि अब जल प्रदूषण होगा तो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन होगी वो कम हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपको पता है आप भी नहीं जीवित रह सकते, जलीय जीव भी जीवित नहीं रह सकते। लेकिन क्या है, कुछ प्रजातियां हैं ट्यूबीफैक्स, ये प्रदूषित जल में भी जीवित रहती हैं। ऐसी प्रजातियों को जल प्रदूषण के संकेतक के रूप में देखा जाता है। अगर ये मिलती है यानी जल प्रदूषित है। अब देखिए जल प्रदूषण का प्रभाव क्या पड़ता है।
बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है प्रदूषित जल का। जल प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इससे पीलिया, टाइफाइड, हैजा इत्यादि बीमारियां पनपती हैं। अगर पानी साफ नहीं होगा तो कैंसर जैसी भी बीमारी होती है, काफ़ी खतरनाक बीमारियां होती है, जैसे पीलिया, टाइफाइड, हैजा। सूक्ष्मजीवी प्रक्रियाओं के कारण जल में मिला हुआ पारा अत्यंत हानिकारक मिथाइल पारे में बदल जाता है। पारे के कारण मनुष्य में मीनामाता और मछलियों में ड्रॉपसी नामक रोग होता है। अगर देखिए पानी में पारा मिला हुआ है तो वो मिथाइल पारे में जब बदल जाएगा तो पारे के कारण मीना माता, नाम याद रखिएगा मीना माता, ये जापान से लिया हुआ नाम है। मछलियों में ड्रॉपसी नामक रोग होता है। कैडमियम मिले जल से इताई इताई रोग होता है। कभी पूछ ले कैडमियम से कौन सा होता है इताई इताई, पारे से मीना माता और ड्रॉपसी, तो ये आपको याद रखना है।